हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आप भावी प्राध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत। 100 में से 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सेट नेट एमपीएससी एग्जाम के बारे में, जैसे सेट और नेट की एग्जाम आप दे रहे हो तथा एमपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इस बात की ओर गौर कीजिएगा कि व्याकरण के तौर पर व्याकरण को लेकर 4 या 5 प्रश्न हो सकते हैं। 100 में से 100%। इसीलिए विशेषता वर्णों को लेकर ज्यादा प्रश्न होंगे, समास को लेकर होंगे ना, और समास विग्रह को लेकर होंगे ना, संधि को लेकर होंगे, कारक को लेकर होंगे, ध्वनियों को लेकर होंगे। ध्वनि यानी कि कौन सी ध्वनि किस प्रकार से प्रस्तुत होती है, क्या बोला जाता है, कैसे, इन सब का उत्तर जो है आपको मेरे कई वीडियो के अंतर्गत, ये मेरा दूसरा वीडियो है, इस वर्णमाला के वीडियो के अंतर्गत आपको जरूर मिलेगा। आप इसको स्किप करोगे, इसका अर्थ कि आप अपना खुद का नुकसान कर ले रहे हो। आशा है आप नए होंगे तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तथा हिंदी साहित्य दीप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, और अप, आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी भेजना। सेट नेट एमपीएससी एग्जाम 2025-26 विषय हिंदी। आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल जरूर करना। आज देखते हैं वर्ण, यानी कि वर्ण विचार को हमने इसके पहले देखा है, उसका वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलेगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी भेज सकते हैं। आज हम देखेंगे स्वर वर्ण। बात छोटी सी है लेकिन बहुत मायने रखती है। स्वर यानी कि वर्ण, यानी ऐसे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के अपने आप बोले जा सकते हैं, उन्हें स्वतंत्र वर्ण भी कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके मन में प्रश्न आया होगा, सर हम तो सेटनेट पास हो चुके हैं या एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सेटनेट की तैयारी कर रहे हैं, स्वर व्यंजन क्या मायने रखते हैं? नहीं, जरूर रखते हैं। याद रखना, यह बहुत जरूरी है। यही तो हम भूल करते हैं। जो हमें आता है, हम साहित्य के छात्र हैं, वो तो हमें आता ही है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला ही हमें पता न हो कि शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, अनुच्छेद कैसे बनता है, निबंध कैसे लिखा जाता है, वर्ण विच्छेद क्या होता है, अ की मात्रा क्यों नहीं होती है, कितनी मात्राएं हैं, इन सबका जो है सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। उत्तर जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। देखो 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें एक व्यंजन है ना, एक स्वर जो है नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है? जिसका हिंदी में प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है, इसे कहा जाएगा री। वो कहां पर आएगा? ऊ के बाद आएगा री का प्रयोग। इसकी मात्रा जो होगी इस प्रकार से गोलाकार होगी। जैसे मैंने शब्द लिखा है कृषक। कृषक शब्द है, कृषक में क्र को लगी हुई जो मात्रा है पदन के पास ना, पदन के पास लगी जो लोही मात्रा जो है वह री की मात्रा के तौर पर देखा जाएगा। मुख्य बातें, स्वरों की संख्या हिंदी में मुख्यतः 11 स्वर है, अनुस्वार और विसर्ग को छोड़कर। अब इसमें अंग और अह, जब आप छोटे बच्चों को हम पढ़ाने की दृष्टि से आप देखोगे तो अंग और अह कहा जाएगा। ये विसर्ग और अनुस्वार भी होगा। अनुनासिक और अनुस्वार को लेकर मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मात्राएं, स्वरों के छोटे रूप को मात्रा कहते हैं, जो व्यंजनों से जुड़कर अपनी आवाज बदल देते हैं। जैसे क प्लस ई की, यहां ई की मात्रा चिन्ह इस प्रकार है। याद रखिएगा, ये ई की मात्रा है, ये उसका चिन्ह है, लगी है। उच्चारण, स्वरों का उच्चारण गले, तालु, जीभ यानी कि जिह्वा, होठों की सहायता से बिना रुकावट के होता है। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर कैसे होते हैं? ह्रस्व स्वर यानी कि छोटे, जिसके बोलने में कम समय लगता हो। अ, ई, उ कम समय में बोले जाते हैं।
दीर्घ लंबे समय लगता है बोलते समय। आ, ई, उ, ए, ओ, आओ अधिक समय तक बोले जाते हैं, यानी कि इसको बोलने के लिए अधिक समय लगता है। हो सकता है दीर्घ स्वर कौन से हैं, हो सकता है ह्रस्व स्वर कौन से हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ याद रखने का आसान तरीका, इन बातों को याद रखने का आसान तरीका, अ, आ, ई, उ, री, ओ, औ, आहा, ये क्रम से याद रखें। स्वर हमेशा आवाज के आधार होते हैं, व्यंजन इनके सहारे बोले जाते हैं। जैसे क अक्षर में अ की ध्वनि छिपी है, इसलिए क, इसलिए यहां क हलंत प्लस अ, यानी कि दोनों मिलाकर क्या शब्द बनेगा, क बनेगा। क्या बनेगा, पूरा क बनेगा। इसलिए अ की मात्रा नहीं होती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। उच्चारण की सुविधा के लिए व्यंजनों में अ लगा मान लिया जाता है। जब अ का आकार नहीं लगा रहता है, तब व्यंजनों के नीचे तिरछी रेखा लगा देते हैं। इसका अर्थ कि वह आधा माना जाएगा, पूरा नहीं, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे क के नीचे हलंत है, इसमें अ लगा दिया जाए तो पूरा क बनेगा ना। अ यानी कि स्वर, स्वर के साथ व्यंजन आएगा। म आल हलंत, ल हलंत, ये तीनों भी जो व्यंजन है, वर्ण है, यह मूलतः आधे माने जाएंगे। लेकिन जब आधा और एक पूरा जोड़ दिया जाएगा तो एक व्यंजन तैयार होगा। याद रखिए, इसे वर्ण भी कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, वर्ण भी कहा जाएगा। परिभाषा, व्यंजनों की परिभाषा, व्यंजन वे ध्वनियां है जिसके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं न कहीं ओठ, दांत, दंत, तालु, कंठ आदि रुकावट या घर्षण के साथ निकलती है, उसे व्यंजन कहा जाता है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ठ, ठ, ड, ण आदि। व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 33 है, 33 मुख्य व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन है, यानी कि दो अक्षरों से बने हुए व्यंजन उसे संयुक्त व्यंजन माना जाता है। उसको भी हम आगे देखेंगे। व्यंजनों में अ की ध्वनि, हर व्यंजन के साथ अ की ध्वनि छिपी होती है जब तक उसमें कोई अन्य मात्रा न लगाई जाए। जैसे क, को, क प्लस अ, क बनेगा। अ की मात्रा उसमें अ छुपा हुआ है की तरह बोला जाता है, इसमें अ छिपा है। यदि अ हटाना हो तो हलंत लगाते हैं। क सिर्फ ध्वनि बिना अ के हो सकता है, लेकिन उसका उच्चारण कैसे होगा, आधा ही होगा। आपने वर्णमाला उपशीर्षक के अंतर्गत व्यंजन वर्णों का परिचय प्राप्त किया है। इन वर्णों में 5 वर्ण कसट तप, क, च, ट, तप के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ण के, ये पंचम वर्ण में प्रथम अक्षर है, याद रखिएगा, प्रथम व्यंजन है। अंतर्गत 5-5 वर्ण होते हैं। आइए फिर से व्यंजन वर्णों को उसके वर्गानुसार देखें, यानी कि 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये पंचम वर्ण कहा जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। देखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि चौं ओर से आप उसको गिनोगे तो पंचम वर्ण के तौर पर देखा जाएंगे, यानी कि वो पूरे कितने हैं, 25 वर्ण हैं। देखो ये पंचम वर्ण जो होते हैं, इसके बारे में मूलतः कई लोगों के मतभेद रहे हैं कि इसको किस प्रकार से बोला जाए। ये अंग कहा जाएगा, य कहा जाएगा, अण कहा जाएगा ना, न कहा जाएगा और म कहा जाएगा। इसके तौर पर जो है कई लोगों के मतभेद हैं। इसका मूल ग्रंथ के तौर पर देखा जाए, मूल किताब के तौर पर देखा जाए तो उसको अलग अलग दृष्टि से देखा गया है। देखो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। क्या बोला जाएगा, इसको ञ बोला जाएगा। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ,
ड, ढ, न, ण, 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 इसे क्या कहा जाएगा? ण। और हिंदी में लिखते समय ये ण कब आता है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नहीं आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आखिरी में। त वर्ग त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, फ, ब, भ, म आदि। व्यंजनों के उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे दिखा जा सकता है? देखो, प्रकार कहां से उच्चारित किया जाता है, उच्चारण स्थान कौन सा है, और उसका उदाहरण कैसे है। कंठ यानी कि गले से निकलने वाला व्यंजन कंठ, क, ख, ग, घ, अंग। आप प्रश्न पूछा जाएगा कि ये 5 व्यंजन देकर ये किस प्रकार के व्यंजन है ना? उत्तर होगा आपका कंठ की ओर से निकलने वाले व्यंजन है। दूसरा, तालव्य, उच्चारण स्थान कौन सा है उसका, और उदाहरण तौर पर तालव्य कठोर तालु से निकलते हैं। तालु यानी ऊपर का भाग, मुंह का ऊपर का भाग। च, छ, ज, झ, य, य। मूर्धन्य कंठ और तालु के बीच का भाग मूर्धा कहा जाएगा उसको। ट, ठ, ड, ढ़, अण, अण। दंत दांत के साथ जुड़े हुए व्यंजन त, थ, द, ध, न। ओष्ठ ओठों से के साथ जुड़े हुए व्यंजन प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ अर्धस्वर व्यंजन जीभ दांत और ओठ के साथ जुड़े हुए व्यंजन य, र, ल, व। और उष्ण व्यंजन जिसे कहा जाएगा हवा का घर्षण, इसका अर्थ कि आप अपने मुंह के सामने हाथ रखकर जो है इस श, श, स, ह को बोलोगे तो आपको अंदर से गर्म हवा, उष्ण हवा निकलती हुई दिखाई देगी। आप प्रयास भी कर सकते हैं। इन 5 वर्गों के पंचम अक्षरों ढ, य, ण, न और म में नकसूर उच्चारण रहता है। ये सानुनासिक भी कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग भी व्यंजन के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त य, र, ल, श, श, स, ह वर्ण व्यंजन वर्ण में समाहित है। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन बनते कैसे हैं? देखो, त्र कैसे बनता है? आधा त प्लस र, जैसे त्र बनेगा, तो त्र से प शब्द जोड़ दिया तो एक पत्र शब्द बन गया है। ज्ञ शब्द बनता कैसे है? ज आधा और इय से ज्ञान शब्द बनेगा। स्र श आधा स्र र श्रम शब्द बनेगा। के मेल से वर्ण निर्मित हुए हैं। हिंदी में ढ़, ढ विशेष व्यंजन के रूप में परिचित है। अन्य भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में आगत वर्ण भी है, जैसे डॉक्टर, बाजार आदि शब्दों में अ, ज आदि का ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। ऊपर कहा गया है कि अनुस्वार और विसर्ग की गणना भी व्यंजनों में होती है, लेकिन ऐसा क्यों? यह इसलिए कि उनके उच्चारण में भी स्वर इसके पहले और दूसरे व्यंजन के पीछे आता है। प्रायतः देखा जाता है कि अनुस्वार जैसे अंग, य, न और न और म ये पंचम वर्ण है। व्यंजनों का श, स, ण और र का रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए ये दोनों व्यंजन ही माने जाते हैं। जैसे मुगेर को मुंगेर, दुख साहस को दुस्साहस भी कहा जाता है। अब तक व्यंजन के बारे में आपने जो सीखा उसे निम्नलिखित सार के तौर पर कहा जा सकता है। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से होता है, जैसे हमने इसके पहले से पढ़ा है। जैसे काकर से लेकर मकर तक की 25 व्यंजन है, यानी कि उसे स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। यर, ल, वो अंतस्थ, श, श, स, उष्ण, अनुस्वार और विसर्ग 2 वर्ण, 2 विशेष व्यंजन, ढ़ और ढ संयुक्त व्यंजन, क्षत्र, ज्ञ, स्र 4 व्यंजन। लेकिन इन्हीं अलग से गिनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। इसलिए
अवगत व्यंजन आ और ज फा के अंत में भी उसका पूरे कुल हिंदी में वर्ण जो है 47 है। अगली इकाई में आपको स्वर के प्रकार तथा कराया जाएगा। ह्रस्व दीर्घ स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप मेरे वीडियो पर आने वाला दूसरा वीडियो जरूर देखना। आप इस पर आधारित कुछ प्रश्न, मैंने सिर्फ 5 प्रश्न दिए हैं, ज्यादा नहीं। वीडियो छोटा हो और कारागर हो, अच्छा हो। प्रश्न क्रमांक 1, कॉलम ए व्यंजनों का प्रकार विशेष वर्ण, कॉलम बी इसके उदाहरण विशेष रूप से सम्मिलित कीजिए। एक दूसरे को जोड़ना है। कैसे देखिएगा, इसका सही उत्तर जो है विकल्प सुमेलन के तौर पर देखा जाए क, यानी कि पहला उत्तर है। ए का होगा सी, ए का होगा अंतस्थ व्यंजन होगा, ये लव, यानी कि ओठ दांत ये तीनों मिलाकर वो बीच में से निकलते हैं। या उष्ण व्यंजन श श स ह। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र। आगत व्यंजन कौन से है देखिएगा, आगत व्यंजन जो है आ डॉक्टर आ के तौर पर, और अनुनासिक जो है ये अंग ये अनुनासिक के तौर पर उसको उसका उपयोग किया जाता है। कैसे अंतस्थ व्यंजन ये अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। इसमें उच्चारण में वायु बहुत कम रुकावट होती है। इसकी संख्या 4 है, य र ल व, अंततः सही मिला सी है। उष्ण व्यंजन इसके उच्चारण के में वायु घर्षण के साथ एक उष्ण गर्मी पैदा करती हुई निकलती है। ये 4 है, श स स स ह, मिलान आदि। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन देखिएगा, संयुक्त व्यंजन कैसे होंगे। संयुक्त व्यंजन जो है ये दो व्यंजनों में से बने होते हैं, जैसे क प्लस श क्ष, त प्लस र त्र। मुख्य संयुक्त व्यंजन क्षत्र ज्ञ स्र आदि है। आगत व्यंजन ये व्यंजन अन्य भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में आए वर्ण है। इसमें अ डॉक्टर के लिए डॉग कहा जाता है, कभी कभी ज और फ आदि शामिल है। अंततः सही मिलान ये है। अनुस्वार पंचमाक्षर पांचों वर्गों क वर्ग च वर्ग आदि के पांचवें अक्षरों को पंचमाक्षर कहते हैं। ये पंचमाक्षर से नासिक नाक उच्चारण होता है, इसलिए सानुनासिक कहा जाता है या अनुनासिक कहा जाता है। प्रश्न दूसरा, हिंदी वर्णमाला के स्वरों को सीखते समय अध्यापिका ने बच्चों को निम्नलिखित क्रम से पढ़ाया। आप इस पर देखो, ये प्रश्न कैसे हो सकता है। ऐसा ही प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले मूल स्वर अ का परिचय, फिर ह्रस्व स्वरों का ई उ का परिचय, उसके बाद दीर्घ स्वरों का आ ई उ का परिचय, और अंत में संयुक्त स्वरों का ए ओ औ का परिचय। क्या यह क्रम शिक्षक की दृष्टि से उपयुक्त है? यदि नहीं तो स्वरों को पढ़ाने का सबसे तार्किक क्रम क्या हो सकता है? ऑप्शन क्रमांक जो है उत्तर जो है ख सही है। नहीं, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को एक साथ पढ़ना चाहिए। सही क्रम है अ आ इ ई उ ऊ ए ओ औ आदि। ऑप्शन क्रमांक ख सही है। देखो, इस प्रश्न को पढ़ते समय अधिक समय लग रहा है, इसका अर्थ है कि यह बड़ा प्रश्न है। एमपीएससी के एग्जाम में यह प्रश्न आपको थोड़ा सा आपका समय ज्यादा ले लेगा, इसलिए हमें ऐसे प्रश्न भी हमें देखने हैं। प्रश्न में दिया गया क्रम अ ई उ ए उ ए ओ आओ प्रयुक्त नहीं, ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के बीच के संबंध को तोड़ देता है। स्वरों को पढ़ाने का सबसे तार्किक और शैक्षणिक सिद्धांतों के अनुकूल क्रम यह है कि प्रत्येक ह्रस्व स्वर उसके संबंधित दीर्घ स्वर को एक जोड़े के रूप में पढ़ाया जाए। इससे बच्चों को यह समझ में मदद मिलेगी, एक ही मूल ध्वनि के छोटे और लंबे रूप होते हैं। सही क्रम, पहले मूल स्वर अ, फिर उसका दीर्घ आ, उसके बाद ई का जोड़ा, उ का जोड़ा, इसके बाद संयुक्त स्वर ए ओ औ जोड़े पढ़ाए जाते हैं। यह क्रम ध्वनि के विकास और
सरल के जटिल की ओर बढ़ने के लिए सिद्धांत आधारित है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 एक विशेष प्रकार के व्यंजन है और उस श्रेणी में अलग है। असंगत विकल्प को पहचानिएगा। ग, है ना, ग सह, यरल, एरल व स नहीं आएगा उसमें, ये जो है असंगत है, संगत नहीं है। स्पष्टीकरण, यह क, यख, खर और घ व सभी अंतस्थ व्यंजन है। इसके उच्चारण में वायु प्रभाव में न्यूनतम रुकावट होती है और ये अर्ध स्वर श्रेणी में आते हैं। विकल्प ग स अंतस्थ व्यंजन नहीं है। स एक उष्ण व्यंजन है। इसके उच्चारण में वायु दांत और तालु के बीच घर्षण पैदा होती हुई तीखी सीटी जैसी आवाज के साथ निकलती है। क्योंकि अन्य तीनों य, र, व एक ही श्रेणी अंतस्थ के हैं और स भी भिन्न श्रेणी उष्ण का है, इसलिए स असंगत है। प्रश्न चौथा, प्रत्येक व्यंजन के साथ अ स्वर की ध्वनि छिपी होती है, इसलिए क को क प्लस अ की तरह बोला जाता है। तर्क, व्यंजनों के ध्वनियां व्यंजन वे ध्वनियां है जो बिना स्वर की सहायता की नहीं बोली जा सकती। अ एक मूल स्वर है जो व्यंजनों को उच्चारण योग्य बनाता है। क, ए और आर दोनों सही है और ए और आ की व्याख्या करता है। स्थापना पूर्णतः सही है। हिंदी में हर व्यंजन के मूल रूप में अ की ध्वनि समाहित रहती है। यही कारण है कि जब हम क लिखते हैं तो वह स्वयं क प्लस अ की ध्वनि देता है। यदि अ नहीं चाहिए तो हलंत लगाकर क लिखा जाता है, उसे आधा माना जाएगा। तर्क, आर भी सही है। यह ए में व्यक्त तथ्य का मूल तर्क बनता है। व्यंजनों की परिभाषा ही यही है कि इनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। अंततः सबसे मूलभूत तथ्य स्वर है, इसलिए यह व्यंजनों के स्वयं गुड़ जाता है और उन्हें बोलने योग्य बनाता है। ए और आर में कहे गए प्रभाव के पीछे सिद्धांत को सही ढंग से समझाया गया है। आखिरी प्रश्न, हिंदी वर्णमाला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन क्रमांक बी सही है। हिंदी में मूल व्यंजन क से लेकर म तक 25 है, यानी कि पंचवर्ण कहा जाएगा। 25 विभागों में 5 विभागों में विभाजित 25 वर्ण। य से लेकर ह तक 8 अतिरिक्त व्यंजन है और कुल मिलाकर 33 मूल व्यंजन होते हैं। ऑप्शन क्रमांक ख सही है। स्पष्टीकरण, विकल्प क गलत है। 11 मूल स्वर अ से आवते होते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजनों को श्रेणी में गिना जाता है, स्वरों में नहीं। व्यंजनों की संख्या मूलतः 33 यानी कि या 35 यदि ढ और ढ मिलाया जाए तो 35 नहीं। विकल्प ख सही है। यह कथन पाठ के में दी गई जानकारी के अनुसार है। वर्गीय व्यंजन क से लेकर प 5 वर्ग 25 व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन यर लव श श सह 8 व्यंजन, कुल मिलाकर 33 व्यंजन है। विकल्प ग गलत है। क्ष त्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन है। ये दोनों व्यंजनों में से मेल बने हैं, जैसे क प्लस श क्ष, इसलिए उन्हें अलग से मूल व्यंजनों में नहीं गिना जा सकता, नहीं जोड़ा जा सकता। उन्हें मिलाने पर व्यंजन 47 हो जाते हैं। विकल्प घ गलत है। स्वरों की गिनती में स्वर, अनुस्वार और विसर्ग को शामिल नहीं किया जा सकता। ये स्वर नहीं बल्कि व्यंजनों माने जाते हैं। मूल स्वर 11 इस प्रकार से दिए हैं। आशा है ये आपको वीडियो के द्वारा बहुत ज्ञान मिला होगा। इसके बाद दूसरा वर्णमाला को लेकर ही, अभी मैंने स्वर व्यंजन को लेकर मैंने ये बात आपके सामने रखी है। इसके बाद दूसरा वीडियो आपके सामने जल्दी ही ले आऊंगा। आप नए होंगे तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। याद रखना, आपको सिर्फ ज्ञान देना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत आभार।